नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं कोमल सिन्हा स्वागत करती हूँ आप सभी का कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। अब खबर विस्तार से। लू से बचाव के लिए बकरियों का प्रबंधन है बेहद जरूरी। उन्नत प्रभेद से करें मखाना की खेती, उत्पादन और मुनाफा दोनों में ही होगी गुणात्मक वृद्धि। बूम स्प्रेयर से समय, श्रम और लागत की बचत के साथ बेहतर फसल संरक्षण भी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर जहां वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ रही हैं, वहीं बिहार के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सूबे के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने स्पष्ट किया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का बिहार की खेती और किसानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार हमारी किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए और कठिनाई ना आवे किसानों के लिए स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है कि हम पूरे सतर्क हैं और हर तरह से हम किसानों को समस्या को आने नहीं देंगे, इसकी देखरेख कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में बकरी पालकों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। तेज धूप के कारण बकरियों को लू लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए दिन के समय उन्हें बाहर ना छोड़ें और जल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दें। गर्मी के मौसम में बकरी पालन करने वाले पशुपालकों को कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिन के समय जब तापमान अत्यधिक होता है, बकरियों को बाहर चरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें लू लगने का खतरा बना रहता है। ऐसे में बकरियों को छायादार स्थान पर रखें और हवा के उचित आवागमन की व्यवस्था करें। इसके अलावा बकरियों के लिए जल प्रबंधन भी बेहद ज़रूरी है। पशुपालन आज के समय में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है, लेकिन कई पशुपालक भाइयों को ये समस्या रहती है कि उनकी गायें कम दूध देती हैं, जिससे अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में अब विज्ञान और आधुनिक तकनीकें इस चुनौती का समाधान बनकर सामने आई हैं। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक पशुपालन के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रही है, जिससे कम समय में अधिक और बेहतर नस्ल के पशु तैयार किए जा सकते हैं। बिहार में मखाना की खेती किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुकी है, लेकिन अगर सही प्रजाति और वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाए तो इसकी उपज और मुनाफा दोनों कई गुना बढ़ सकते हैं। बिहार में मखाना की खेती पारंपरिक तरीके से की जाती रही है, लेकिन अब वैज्ञानिक तकनीकों और उन्नत बीजों के प्रयोग से इसकी उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा विकसित की गई सबौर मखाना कैटेगरी 1 प्रजाति किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। बूम स्प्रेयर ने किसानों के उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के तरीकों को बदल दिया है, जिससे खेती आसान और अधिक प्रभावी हो गई है। यह स्प्रेयर ट्रैक्टरों के पीछे लगाया जाता है, जिससे यह कृषि भूमि के बड़े हिस्से को शीघ्रता से और समान रूप से कवर कर सकता है। बूम स्प्रेयर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग फसलों और खेतों में कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे तरल पदार्थों को छिड़कने के लिए किया जाता है। इसमें एक स्प्रे टैंक शामिल है जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है और एक लंबी भुजा जिसे बूम कहा जाता है, जिसमें कई नोजल होते हैं। ये नोजल तरल को एक बड़े क्षेत्र में समान रूप से फैलाते हैं। बूम स्प्रेयर का एक मुख्य उपयोग कीट नियंत्रण में कीटनाशकों की बर्बादी को बचाना है। बूम स्प्रेयर का एक और महत्वपूर्ण उपयोग खरपतवार प्रबंधन है। किसान इसका उपयोग खरपतवार नाशकों को छिड़कने के लिए करते हैं। पढ़ाई के बाद
नौकरी की राह छोड़कर अगर कोई खेती में सफलता की नई कहानी लिखे तो वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। वैशाली जिले के ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान राजीव कुमार, जिन्होंने बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती की राह को चुना। राजीव बताते हैं कि वैज्ञानिकों की सलाह अपनाकर मशरूम की खेती से न सिर्फ अच्छी आमदनी हासिल हुई, बल्कि नवाचार के जरिए मुनाफे को दुगुना भी कर लिया है। मशरूम उत्पादन के साथ साथ वे इससे निकलने वाले भूसे से कंपोस्ट तैयार कर उसकी भी बिक्री कर रहे हैं, जिसकी बाजार में बहुत अच्छी मांग है। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी पटना के थोक अनाज मंडी में और जानते हैं गेहूं और चावल के बाजार भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7,500 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं सुपर चावल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल और अरवा सुपर बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। दर्शकों, चलते चलते अब एक नजर मौसम के पूर्वानुमान पर। सूबे के लोगों को अब चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 24 घंटों में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। ब्रेक के बाद हम वापस चलते हैं कार्यक्रम की तरफ और चलते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का वापस फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में। आज हम आप सबको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर पीके त्रिवेदी जी, केवीके भोजपुर, जो हमें बताएंगे किस तरह से आम और लीची की खेती की जाए, साथ ही उसके बारे में किस तरह से रख रखाव किया जाए, पौधारोपण किस तरह से किया जाए और उससे जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज का हमारा विषय है आम और लीची के बागों का प्रबंधन। आम और लीची भारत में प्रमुख फलदार वृक्ष हैं। इसकी खेती करने वाले किसानों के लिए ये एक आय का मुख्य स्रोत भी है। ऐसे में इसके पैदावार में पौधारोपण से लेकर खाद, उर्वरक, हर एक चीज़ पर खास ध्यान देना ज़रूरी होता है। इसमें खास तौर पर जब मौसम बदलता है तब जो परेशानियां किसानों को झेलनी पड़ती है, उसके लिए तैयार होना एक मुख्य रूप भी है। वहीं ऐसे में क्या करें, कैसे इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केवीके भोजपुर के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर पीके द्विवेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले सर, हम जानना चाहेंगे कि आम और लीची के पौधारोपण जब हम करते हैं तभी मिट्टी कैसी होनी चाहिए और उस वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है? आम और लीची ये दोनों हमारे बिहार की प्रमुख बागवानी फसल है। आम और लीची हमारे बिहार की प्रमुख बागवानी फसल है और इनकी खेती के लिए अब मौसम आ रहा है, आने वाले समय में इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी भूमि की, तो इसके लिए वैसी ज़मीन चाहिए जहाँ पर कि जल जमाव नहीं होता हो और जहाँ पर दोमट मिट्टी हो जिसमें कि जड़ों का विकास अच्छे से हो, वायु संचरण बेहतर हो। तो वैसी मिट्टियाँ
जिसमें कि जीवाश्म की मात्रा ज़्यादा हो और जो दोहरे चरित्र वाली हो, जिसमें कि बालू का भी अंश हो और जिसमें कि क्ले का भी अंश हो, वैसी मिट्टियाँ इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। वैसे इनकी खेती बिहार के किसी भी हिस्से में अगर की जाए तो इनकी खेती हम सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। जैसे कि सर आपने बताया कि हमें मिट्टी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, कभी धूप रहती है, कभी बारिश होने लगती है और कभी तूफान आ जाता है, ऐसे में किसान भाई जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब फल गिरने लगता है, फल खराब होने लगता है, ऐसे में क्या कर सकते हैं सर? हम चाहेंगे इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी के मौसम में बदलाव हो रहा है और मौसम के बदलाव के कारण फलों के टूटने की समस्या खास करके आम में काफ़ी देखी गई है इधर। तो एक बात देखने की बात है कि मौसम में काफ़ी परिवर्तन होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि अचानक हुई, जिसके कारण आंधी तूफान इसकी संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई और बीच में लगातार इससे संबंधित सूचनाएं आती भी रही हैं कि आंधी आ सकती है, वर्षा हो सकती है। तो जहां पर वर्षा और आंधी होने की ज़्यादा संभावना है या बार बार, खास करके उत्तर बिहार के बहुत सारे इलाके जहां पर इसकी संभावना लगातार बनी रहती है, लगभग हर वर्ष ये समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है। तो इससे बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है कि हवा को रोकने के लिए अगर हम अपने खेतों के किनारे कुछ इस तरह के लंबे पौधे अगर हम लगाते हैं तो वो हमारे हवा के दबाव को कम कर सकते हैं। जैसे हम बांस के पौधे लगाते हैं, बकैन के पौधे लगाते हैं, यूकलिप्टस के पौधे लगाते हैं, इस तरह के जो पौधे हैं इनको अगर हम लगाते हैं तो एक दीवार बनती है और ये दीवार जो है हमारे कहीं ना कहीं हवा को रोकती है और पौधे जो हमारे जो हवा के झोंके से परेशान होकर के अपने फलों को गिराने लगते हैं उसको रोकते हैं। और उसके बाद भोजन की भी व्यवस्था हमको अच्छी करनी पड़ती है। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि अभी के समय में जिनके भी बागों में फल लगे हुए हैं, आम के खास करके, बहुत सारे जगहों पे ये शिकायत सुनने को मिल रही है कि अभी भी लोग उसमें सिंचाई नहीं कर रहे हैं। तो आपको सिंचाई उसमें अब नियमित रूप से करनी है, नहीं तो पानी के अभाव में भी फलों के गिरने की समस्या देखी जाएगी। जी सर, अगर बात करें कीट और रोग की, तो किस तरीके से हम आम और लीची के पौधों को और इसके जो फल हैं उसे रोगों से बचा सकते हैं और खराब होने से बचा सकते हैं सर? आम में मुख्य रूप से जो रोग की बात आती है तो 3-4 रोग जो है जो आम को परेशान करते हैं। पहला रोग उसमें है कि आप देखेंगे कि उसके तने में से स्राव आ रहा है, हल्का हल्का मवाद जैसा आएगा और पौधा हमारा सूखना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो गमोसिस की अवस्था आती है, अगर इस तरह की समस्या आपके खेत में है तो आप 15 लीटर पानी में 50 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक है, इन दोनों का घोल बनाएं और इसको 10 दिनों के अंतराल पर कम से कम 3 बार छिड़काव करें। और जो पौधे अगर बड़े हैं तो उसमें 10 लीटर और छोटे पौधे हैं तो उसमें 5 लीटर उसकी जड़ों में भी हमको डालना चाहिए। दूसरी बीमारी आती है कि जिसमें हम देखते हैं कि पौधे हमारे बिल्कुल स्वस्थ थे कल और अचानक दूसरे दिन जाने पर देखते हैं कि सारे पत्ते लटक गए हैं, वो पौधा बहुत उदास लग रहा है और महीने दिनों के अंदर में पौधा हमारा सूख जाता है। इस तरह की समस्या आती है, इसका मतलब है कि उसमें एंथ्रेक्नोज बीमारी आ गई है। और इसमें भी अभी जो दवा मैंने बताई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये भी काम करती है, लेकिन जब ज़्यादा उग्र अवस्था हो तो उसमें एजेक्सोस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल नामक दवा जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तीसरी समस्या आती है कि आम के टिकोले जो है काले पड़ जाते हैं। ये 2 अवस्था में होती है, अगर आसपास में कहीं चिमनी होती है ईंटे की, वहाँ पर होता है, और कई बार पौधे के लिए भोजन की कुछ कमी है उसके कारण भी होता है। तो इस परिस्थिति में आपको अपने पौधे पर बोरन का छिड़काव करना चाहिए कम से कम 2 बार 10 से 12 दिनों पे, और इसकी मात्रा होती है 2 से 3 ग्राम 20% बोरन पानी में घोल करके इसका हम अगर छिड़काव करते हैं तो ये समस्या हमारी दूर हो जाती है। सिंचाई के बारे में सर आप इससे पहले बता रहे थे, हम चाहेंगे कि सिंचाई प्रक्रिया जो होती है उन दौरान किन किन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दें। सिंचाई की जहाँ तक आपने बात कही तो सिंचाई की बात है कि जब हमारे खेतों में फूल आने शुरू हो, आम में मंजर आता है, लीची में मंजर आता है, तो मंजर की अवस्था में कभी भी सिंचाई हमको नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जब दाने आते हैं, वो मसूर के दाने के बराबर हो गए हैं, उस समय भी सिंचाई हमको नहीं करनी चाहिए। जब दाने हमारे कसैली के छोटे छोटे फल के बराबर हमारे हो जाए, यानी हम कह सकते हैं कि मटर के दाने से बड़े हमारे अगर फसल की जो दाने हैं वो हो जाते हैं, तो उस समय में हमको शुरुआत में 1-2 बार हल्की सिंचाई करनी चाहिए। और जब तक फल की तुड़ाई नहीं लगभग होती है, हमको नियमित रूप से उसकी सिंचाई करनी चाहिए। और कभी कभी बीच में हमको पौधे के ऊपर पानी का भी छिड़काव हल्का करना चाहिए। इससे पौधे के शरीर का तापमान नीचे गिरता है और जो उसमें गुठली होती है, गुठली का आकार थोड़ा छोटा हो जाता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा कठोर परिस्थिति निर्मित होने पर गुठली का आकार बड़ा होगा और जो फल है वो उसमें गूदे की मात्रा हमारी, चाहे वो लीची हो चाहे आम हो, दोनों में उसका मात्रा हमको कम मिलेगा। तो इस पर सिंचाई पर हमको ध्यान देना है
और बरसात में हमें सिंचाई की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी लंबे अवधि तक बारिश नहीं होती है और खेत जो है तपस से परेशान हो जाते हैं। वैसी स्थिति में हमको 10 से 15 दिनों पर एक बार भरपूर सिंचाई अपने पौधों को देने की ज़रूरत होती है। सर, जैसा कि आपने बताया कि सिंचाई के वक्त ही हमें बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो फल हैं वो अच्छे हो सकें। लेकिन अगर बात करें सर इंटरक्रॉपिंग की, तो ये किस तरीके से हम कर सकते हैं और इससे क्या फ़ायदा किसानों को होता है? हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। और जैसा आपने कहा अभी इंटरक्रॉपिंग के बारे में, तो आम की फसल हम करें या फिर हम लीची की फसल करें, दोनों में प्रारंभिक अवस्था में जब पौधे हमारे छोटे होते हैं उस समय में किसी भी प्रकार की जो सब्जियां हैं उन सारी सब्जियों की खेती हम मौसम के अनुसार कर सकते हैं। जैसे भिंडी की खेती हम कर सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, उसमें पात गोभी लगा सकते हैं, बंद गोभी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम उसमें बरसीम की खेती कर सकते हैं जो कि चारा के लिए एक अच्छी फसल है। जई की खेती कर सकते हैं। हाँ, जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं उस समय में हम उसमें इस तरह की सब्जियों की या अन्य चीज़ों की खेती नहीं कर पाते हैं। लेकिन 3 फसलें ऐसी हैं जिनकी की खेती हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और आर्थिक रूप से वो काफ़ी हमको लाभ भी देती हैं। तो पहली चीज़ है अदरक। अदरक की खेती हम मई के महीना में करते हैं। दूसरी खेती है हल्दी। हल्दी की भी खेती हम मई के महीना में करते हैं। और तीसरी खेती है हमारी ओल। ओल को भी हम मार्च से लेकर के और मई तक हम उसको ओल को भी हम उसमें लगाते हैं और ये तीनों फसलें हमारे जो बाग हैं उसमें बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा एक और फसल है जिसको कि हम लगाते हैं, हालांकि यहाँ पर उतनी लोकप्रिय नहीं है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं सिंघली पिपली। पिपली का भी पौधा जो है हम उसमें लगाते हैं। और आजकल एक और आयुर्वेदिक फसल आ गई है जिसको हम लोग बोलते हैं कौच। बोलचाल की भाषा में बहुत सारे लोग उसको कवाच भी बोलते हैं। ये 2 तरह की होती है। एक होती है गांव में पारंपरिक किस्म होती है जिसमें कि रोए होते हैं जिससे कि कई बार खुजली होती है, और एक होती है जिसमें कि हमारे खुजली नहीं होती है, बिना रोआ वाली किस्में आ गई हैं। तो हम उसको अगर अपने बगीचे में लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो बगीचे हैं उनके जो लाभ हैं, लाभ तो बढ़ेगा ही, साथ में उसमें खरपतवार का भी बहुत अच्छा नियंत्रण हो जाता है और एक अतिरिक्त आय भी हमको नियमित रूप से होती है और बाग का विकास भी हमारा बहुत अच्छा होता है। लंबे अवधि तक हमारे बाग में अच्छा उत्पादन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। दर्शकों, आज के अंक में हमने जाना कि आम और लीची के बागों के प्रबंधन में मिट्टी, सिंचाई, रोगों से फलों को बचाना बेहद ज़रूरी है और इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है ताकि हमारे फल अच्छे हों, उत्पादन अच्छा हो और हम बेहतर आय प्राप्त कर सकें। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार। अभी हमने आप सबकी मुलाकात करवाई डॉक्टर पीके त्रिवेदी जी केवीके भोजपुर, जिन्होंने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। हमें बताया कि किस तरह से हमें आम और लीची के पौधों का रखरखाव करना चाहिए, किस तरह से सिंचाई करनी चाहिए, मिट्टी की देखभाल करनी चाहिए। अब हम आपको ले चलते हैं सरकार की नीति की ओर, जहां हम जानेंगे कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ मिल सकता है और वो योजनाएं उनके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का
80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूह को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको प्रणाम। किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है और सेवा होगी उनकी आय बढ़ने से। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाओं पर निरंतर काम चल रहा है। बीज से लेकर बाजार तक कई योजनाएं बनाई गई है और नई कृषि पद्धतियां और नई तकनीकी का इस्तेमाल भी इसके लिए जरूरी है। लेकिन नई तकनीकी हो, नई पद्धतियां हो, योजनाएं और योजनाओं से लाभ कैसे उठाएं, इन सब चीजों के लिए किसान को जानकारी और प्रशिक्षण चाहिए। और इसलिए 11, 12 और 13 अप्रैल को रायसेन में एक राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला एक कर्मकांड नहीं है। इस मेले में अलग अलग योजनाओं के बारे में किसानों के लिए अलग अलग सत्र होंगे, जिसमें कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, उन्नत किसान अधिकारीगण आपको प्रशिक्षण देंगे। और प्रशिक्षण केवल थ्योरी का नहीं होगा, प्रैक्टिकल का भी होगा। और इसलिए व्यापक पैमाने पर लाइव डेमोज का आयोजन किया गया है। लाइव डेमो का मतलब है कि अगर आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है तो बाकायदा उसका प्रदर्शन होगा कि 1-2.5 एकड़ के खेत में कौन कौन सी फसलें पैदा की जा सकती है। चाहे ड्रोन का प्रशिक्षण हो, चाहे पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की खेती करना हो, नई मशीनों का इस्तेमाल करना हो, हाइड्रोपोनिक्स जैसी नई पद्धतियों को सीखना हो, असली खाद और नकली खाद के बीच पहचान करना सीखना हो। ऐसे एक नहीं कई विषय है किसान के, जिन पर किसानों को यहाँ जानकारी, प्रशिक्षण और प्रदर्शन तीनों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। मेरी कोशिश है कि एक जगह आपको सारी जानकारी मिले, न केवल जानकारी मिले बल्कि वहाँ के आप सीखें कि कैसे हम नई कृषि पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं, कैसे संतुलित केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं, कैसे कम खेती में ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ 11 तारीख को, 11 अप्रैल ठीक 10 बजे इस मेले का शुभारंभ होगा और 3 दिन निरंतर अलग अलग विषयों पर अलग अलग सत्र और पूरे देश के विशेषज्ञ वहां रहेंगे। तो आइए किसान भाई बहनों, रायसेन
आपका इंतजार कर रहा है। आइए, सीखिए और अपनी आमदनी भी बढ़ाइए और देश का उत्पादन बढ़ा के भारत माता की सेवा भी कीजिए। धन्यवाद। अभी आपने देखा सरकार की योजनाओं के बारे में, जिन योजनाओं का इस्तेमाल कर हमारे किसान भाई बहुत ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सबको बहुत पसंद आया होगा और हमने जो आपको जानकारी दी वो किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो मिलते हैं आप सबसे और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, सरकार की नई योजनाओं के साथ। मिलते हैं हम कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी आप सभी से। धन्यवाद। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।